वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का हिंदी इलेक्टिव का पेपर देखने वाले हैं। और हमने दूसरा पेपर किया था, उसका सेकंड पार्ट जो है ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 कर रखा है इस पेपर का। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमने ऑलरेडी एक और पेपर कर रखा है, उसके भी 2 पार्ट हमने बना रखे हैं। तो इसका जो भी प्लेलिस्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से आप पूरा हिंदी में हमने जो जो कराया है आपके एग्जाम के लिए वो आपको मिल जाएगा। पेपर की बात करें, यहाँ पे 80 नंबर का पेपर रहेगा आपका। 3 घंटे आपके पास रहेंगे पेपर को करने के लिए। सामान्य निर्देश की तरफ आते हैं। निर्देश क्या क्या दिए गए हैं? इजी है निर्देश। ठीक है, टोटल आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 14 रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे कुल प्रश्न यहाँ पे 14 है। जो पेपर है वो 2 सेक्शन में डिवाइड है। एक खंड अ और एक खंड ब, 2 सेक्शन में आपका डिवाइड है। जो खंड ए होंगे उसके अंदर 48 आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो खंड बी रहेगा इसके अंदर आपकी बुक से जो वर्णनात्मक क्वेश्चन है, आपका अभिव्यक्ति माध्यम हो गया, ये सारी चीजें इनसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी पूछे जाएंगे अभिव्यक्ति माध्यम जैसे बुक से, लेकिन वो एमसीक्यू फॉर्म में होगी आपकी, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। खंड ए में यहाँ पे बताया गया 48 वस्तुपरक जो प्रश्न है वो पूछे गए, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सेक्शन बी रहेगा खंड बा, इसके अंदर वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। आंतरिक विकल्प भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। बोला गया है निर्देशों का बहुत सावधानी से पढ़ना है आपको और उनका पालन करना है। दोनों खंड है उनके प्रश्नों के उत्तर उत्तर जो देना है वो अनिवार्य है। और यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर जो है क्रमशः दीजिए, यानी लाइन से देने के लिए बोला गया है। लेकिन आपको ये करना है, जो आपको आंसर सबसे पहले आता है अच्छे से उसको पहले करना है। खंड ए में हमने ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है। आप देखना चाहे तो आपको मैंने बोला कि लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। हम आते हैं सेक्शन जो है आपका बी की तरफ, यानी खंड ब की तरफ। वहां से हम डिस्कस करेंगे आपके पेपर को पार्ट 2 के। तो पहुंचते हम खंड बी, आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बाकी मैंने आपसे जो है पूछा था क्वेश्चंस, आपको याद होगा। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो ये वाला जो पूरा छठा क्वेश्चन था वो मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस के आंसर आई होप कि आपने सबने कर लिया होगा कि क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पे मैं आपको आंसर नहीं बताने वाला, ये बता रहा हूँ कि आपको ये आंसर नहीं देख किया अभी तक आपने, तो जरूर मेरे को आंसर बताइए क्या होगा उसका। सेक्शन बी की तरफ आते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इसमें। आपके यहाँ सबसे पहला स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 120 शब्दों में जो है एक दृश्य लेखन लिखना है। ठीक है, दृश्य लेखन क्या होता है? दृश्य लेखन जो आप कहीं पे गए, ठीक है, तो आपने एक दृश्य देखा, उसको जो है उसको लिखना, वो दृश्य लेखन होता है, उसके बारे में लिखना। तो यहाँ पे आपके 2 टॉपिक दिए हुए, एक प्रातःकाल का दृश्य और विद्यालय में क्या हुआ, मेगा पीटीएम जो समारोह हुआ उसका दृश्य। तो इन दोनों में से आपको किसी एक का आंसर देना है, कोई एक बताना है। तो मैंने आपको प्रातःकाल के बारे में बताया हुआ है कि क्या होता है इस दृश्य लेखन में। जैसे आपने सबसे पहले जो है हेडिंग लिख दी, प्रातःकाल का दृश्य। दृश्य जो है आपको फिर यहाँ पे लिखना होता है ऑब्लिक करके, जैसे ये लिखा हुआ है प्रातःकाल, बाहर पार्क। आप यहाँ पे और चीजें ऐड कर सकते हैं जैसे बादल। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। साथ ही आप जो है यहाँ पे महिला। ठीक है, ये जो जो आपके बीच में आए हैं, आपने जो स्टोरी लिखी है उसमें, ठीक है, दृश्य के बारे में जो लिखा है उसके बीच में आए जो इंपॉर्टेंट शब्द है या जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, उसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। आगे देखिए हम प्रातःकाल के बारे में कैसे बताया गया। प्रातःकालीन गोल सूर्य आकाश में छाए बादलों को लालिमा से रंग रहा है। पक्षी अपने घोंसलों को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण में संगीत उत्पन्न कर रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिसके कारण जो है पेड़ पौधे झूम रहे हैं। फूलों पर जो है भ्रमर गुंजार रहा है कर रहे हैं और फूलों से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। पार्क में लोग समूह बनाकर व्यायाम कर रहे हैं। वहीं एक और बेंच पर लगभग 70 से 80 वर्ष की उम्र की जो महिला है वो तन्मयता से तालियां बजाते हुए भजन गा रही है। पार्क के जो पैदल पथ होते हैं, पैदल रास्ते होते हैं, उसमें महिलाओं और पुरुष जो है वो दोनों जॉगिंग कर रहे हैं। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा है। हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, जिससे मिट्टी की सौंधी सौंधी जो है खुशबू आने लगी है। सैर करते हुए लोग जो है शेड के नीचे आसरा ढूंढ रहे हैं। बारिश के कारण यौगिक क्रियाएं करते हुए लोगों ने व्यायाम बंद कर तीव्रता से अपने जो आसनों है उसको समेट लिया। और जो बच्चे पार्क में खेलने आए थे वे अब बारिश को होता देखकर तेज कदमों से वापस
अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और लास्ट में आपको कट टू लिखना होता है। तो कुछ इस तरह से दृश्य लेखन है। दृश्य लेखन आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, 5 नंबर का दृश्य लेखन आता है और मैं पूरा पेपर मान के चलता हूँ कि आपको नंबर तो पता ही होगा कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, अगर आपने पहले भी पेपर्स देखे हैं तो। ठीक है, तो मैं बार-बार आपको नंबर के लिए नहीं बताऊंगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर ये आपके हाथ में, आपको इतना ज़रूर है कि ये दृश्य लेखन है। दृश्य लेखन ये नहीं होता है कि एक दे रखा है आपको और उसी को टिपना होता है। ये आपको, आपने देखा है और आप अपनी भाषा में यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़रूर जो है इस क्वेश्चन को पूरा मतलब आपको करना है। जितने शब्द बोले हैं इतने शब्द तक आपको अपनी भाषा में लिखना है। नंबर नहीं कटेंगे, ये मान के चलिए, अगर आप फॉर्मेट जो है फॉलो करते हो। जैसे आपने हेडिंग लिख दी, उसके बाद जैसे इस तरीके से जैसे लिखा हुआ है, इस तरीके को फॉलो कर लिया और लास्ट में कट टू लिख दे। ठीक है? बीच में आप अपनी आपके बारे में पूछा गया, आपने दृश्य देखा है तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 7वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन की तरफ आएँगे। 8वां क्वेश्चन रहता है आपका पत्र के ऊपर। ठीक है? पत्र लिखना है आपको 120 शब्दों में। और यहाँ पे देखिए पत्र भी 2 तरह के होंगे। एक आपके जो होंगे वो आपका जॉब लेटर, इसे आप इंग्लिश में कहते हैं जॉब लेटर, ये आपका होगा। और एक आप इसे जो है कंप्लेंट लेटर आप इसे कह सकते हैं। तो दूसरा जो समस्या है उससे रिलेटेड जो है ये आपका पत्र रहेगा। तो सबसे पहला क्या है, ये आपकी जो है आरोग्य अस्पताल में डेटा प्रविष्टि हेतु जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के जो पद है वो रिक्त है, यानी बचे हुए हैं। विज्ञापन के अनुसार अपनी योग्यता का विवरण प्रस्तुत करते हुए निदेशक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है, यानी जॉब लेटर है। एक तरह से आरोग्य जो अस्पताल है उसमें डेटा प्रविष्टि की जरूरत है, यानी डेटा एंट्री की जो है वो उसकी जरूरत है। और एक पद बचा हुआ है, यानी पद बचे हुए। तो वहां पे आपको जो है अप्लाई करना है, उसके लिए आपको लेटर लिखना है। दूसरा जो बोला गया 8वें में कि अपनी कॉलोनियों के जो कॉलोनी है उसके निवासियों को हो रही असुविधा का उल्लेख करते हुए दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारी को जो है पत्र लिखना है। किस लिए? कॉलोनी के नजदीक क्या हो, एक बस स्टॉप बनवाए। ठीक है, ये है आपका जो है, आप इसे जो है विषय कह सकते हैं। कॉलोनी के नजदीक जो है एक बस स्टॉप बनवाने हेतु आपको जो है पत्र लिखना है। किसको लिखना है? अपनी कॉलोनी के जो निवासी है उसको हो रहा है, और परिवहन निगम को लिखना है, दिल्ली के जो परिवहन निगम है उनको। तो हमने जो आंसर लिया है पहला वाला लिया है, जॉब लेटर इसे आप कहेंगे। आरोग्य अस्पताल में डेटा प्रविष्टि हेतु जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के जो पद बचे हुए उसके लिए आपको जो है आवेदन पत्र करना है। तो कुछ इस तरह से परीक्षा भवन नई दिल्ली, डेट आप डाल देंगे, फिर प्रति, फिर इसके बाद जो है आपको एक लाइन छोड़ देनी है। यहाँ पे कुछ इस तरह से फिर प्रबंधक लिखना है, आरोग्य अस्पताल रोहिणी दिल्ली। ठीक है, एक लाइन छोड़ के जो है फिर आपको विषय लिखना है। विषय क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हेतु जो है आवेदन पत्र। ठीक है, यहाँ पे आप इसे डॉट डॉट जहां मैं कर रहा हूँ वहां पे आपको लाइन छोड़ना है। फिर इसके बाद जो है महोदय या महोदया से स्टार्ट कर सकते हैं आप। दैनिक जागरण में दिनांक 2 जनवरी 2021 को प्रकाशित विज्ञापन से मुझे पता चला कि एक अस्पताल का नाम दिया, जैसे आरोग्य अस्पताल में डेटा प्रविष्टि हेतु कंप्यूटर ऑपरेटर के जो पद है वो रिक्त है, यानी बचे हुए हैं। मैं अपने आप को यानी स्वयं को इस पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं या कर रही हूं। मैं आपको आश्वस्त करती हूं या करता हूं कि यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य क्या है पूर्ण लगन, परिश्रम और निष्ठा से करूंगी। आशा है आप मेरे आवेदन पर जो है ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मैं अपने शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव आदि विवरण सहित अपना सबृत संलग्न कर रही हूँ। क्या क्या संलग्न कर रहे हैं आप? एक तो सबृत हो गया, ठीक है, शैक्षिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां हो गई, और पासपोर्ट आकार फोटो। तो ये 3 चीजें आपको जो है ऐड करें आप। सबृत में क्या क्या आएगा? आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता। ठीक है, पहला हो गया सबृत के बारे में। फिर देखते हैं जो शैक्षिक योग्यता क्या क्या है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको डालना है। जैसे परीक्षा आपने 10वीं करी, कहाँ से करी? सीबीएसई से। कब करी? 2015 में। नंबर कितने हैं? 80 नंबर, 80% जो है संख्या है आपकी। तो यहाँ पे ऐसी 12वीं करी, ये आपको देख लेना है। 12वीं करी तो सीबीएसई से, 2016 नहीं लिखना है आपको, क्योंकि 10वीं के बाद 12वीं होने में 2 साल लगते। तो 2017 में करी आपने, 90% आए आपके। ऐसी आपने दिल्ली ऑनर्स हिंदी ऑनर्स से जो है कहाँ से किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली विश्वविद्यालय से। कब की? 2020 में। और ये इसमें आपके 70% अंक आए। कंप्यूटर कोर्स भी किया आपने आईटीआई का। ठीक है, आईटीआई किया आपने 2021 में, 95% आपके आए। तो जो कंप्यूटर से रिलेटेड है उसमें तो आपको डालना ही पड़ेगा कि आपने कंप्यूटर कोर्स किया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अन्य योग्यता भी लिख सकते हैं आप। जैसे अन्य योग्यता क्या क्या है आपकी? टीम वर्क मैनेजमेंट, कार्य अनुभव जो है उत्तरी दिल्ली विद्युत बोर्ड में 5 साल का है।
भाषा का ज्ञान कौन-कौन सा है? हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी 3 भाषा आप जानते हैं, ठीक है? कोई 2 भाषा आपको ज़रूर लिखनी है। संपर्क देना होता है 2 व्यक्तियों का, ठीक है? तो मुख्य अधिकारी विद्युत बोर्ड उत्तरी दिल्ली तथा प्रबंधक क, ख, ग, घ, बैंक दिल्ली 2 व्यक्तियों को देने होते हैं। एक तो यहाँ पे दिया हुआ ये, ठीक है? और दूसरा भी दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से आपके 2 व्यक्तियों के जो है संपर्क है वो देने होते हैं। फिर आपका जो दिनांक है वो आ जाएगा और लास्ट में सिग्नेचर आ जाएँगे, ठीक है? सिग्नेचर आ जाएँगे तो ये आपका हो जाएगा जॉब लेटर, जिससे आप इसे कह सकते हैं हिंदी में जो है आवेदन पत्र, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो हमने देखा 8वां। इसमें हमने पहला जो क है, ठीक है? अथवा नहीं किया हमने, ऊपर वाला किया है, जो पद बचे हुए उसके लिए। तो ये हो जाएगा। बाकी जॉब लेटर आपका ईज़ी होता है, आपको फॉर्मेट याद कर लेना है पहले संलग्न, ठीक है? यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें आप ऐड कर रहे हैं तो सबरेट यानी आपका सबरेट हो गया, शैक्षिक जो भी आपके पास अ, सर्टिफ़िकेट है वो चीज़ें हो गई, आपकी फ़ोटो हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपकी ऐड होंगी। आगे हम आते हैं 8वें का क हमने देखा, अब ख देखते हैं। इसमें आपका जो है प्रतिवेदन लिखने के लिए बोला गया है, किसके ऊपर? दिल्ली में स्वच्छता अभियान पर जो है चलाने से पहले एक समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को लिखना है, ठीक है? दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाने से पहले जो है यानी पूर्व एक समिति का गठन किया गया, समिति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को लिखना है। अथवा दिया हुआ है, सर्वोदय विद्यालय रोहिणी में पर्यावरण दिवस पर जो है वृक्षारोपण तथा पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में जो है इको क्लब की बैठक जो है संपन्न हुई है। इसमें आपको जो है कार्यव्रत, उनका कार्यव्रत लिखना है, ठीक है? जो भी विषयों पर चर्चा हुई और जो फैसले लिए गए उन पे आपको कार्यव्रत तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने जो लिखा है दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाने से जो पहले एक समिति का गठन किया गया, उसके ऊपर हमने जो है एक प्रतिवेदन तैयार किया है, समिति द्वारा जो प्रतिवेदन दिए गए उसको तैयार किया है। तो कुछ इस तरह से आपका प्रतिवेदन आएगा। जैसे दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाने में हमारी दिल्ली स्वच्छ दिल्ली के नोट को सार्थक बनाने हेतु समिति का गठन किया गया, जिसमें कौन-कौन से सदस्य थे? आप कुछ सदस्यों के नाम यहाँ पे 4 से 5 सदस्य आप ज़रूर लिखें यहाँ पे। फिर इसके बाद जैसे सदस्य का नाम लिखने के बाद कौन-कौन शामिल था, उसके बाद समिति ने इस दिशा में निम्न प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। हमारी दिल्ली का ऐतिहासिक व प्राचीन महत्व है। इसकी स्वच्छता का ध्यान रखना अनिवार्य है। अंत हमें निम्न प्रयास करने चाहिए। क्या-क्या? यहाँ पे लिखे हुए हैं जैसे सड़कों की चौड़ाई जहाँ संभव हो, ठीक है? जहाँ संभव है वहाँ जो है बढ़ा देनी चाहिए। और नालियों को गहरी व पक्की किया जाना चाहिए, यहाँ पे बात की गई है। धार्मिक स्थल हो गए, वहाँ पर चढ़ाई गई जो फूल है, मालाएँ हैं, पत्ते हैं, ठीक है? छिलके आदि को इधर-उधर ना फेंके, फेंक कर जो है मिट्टी में दबाकर खाद बनाने के रूप में हमें प्रयुक्त किया जाना चाहिए। सड़कों के किनारे पर कुछ-कुछ दूरी पर जो है कूड़ेदान का प्रबंध किया जाना चाहिए। टूटी सड़कों की मरम्मत होनी चाहिए। सड़क के किनारे पेड़-पौधे व चौराहे हो गए, उन पर जो है आकर्षक मूर्तियाँ आदि लगाई जाए। बिजली के तारों को जो है भूमिगत किया जाए, यानी भूमि के अंदर से लाया जाए। पुराने जर्जर होती इमारतें हो गई, उनकी रख-रखाव के लिए पुरातत्व विभाग की जो सेवाएँ है वो प्राप्त करनी चाहिए और प्रत्येक 2 माह पश्चात यानी हर 2 महीने में बोला गया है, उपयुक्त सुझावों की प्रगति की समीक्षा की जाए, यानी हर 2 महीने में चेक किया जाए कि क्या काम हो रहा है, कितना हो रहा है। फिर आप डेट डालेंगे और अध्यक्ष रहेंगे, सचिव रहेंगे, सदस्य रहेंगे, उनके सिग्नेचर कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है? आपको कुछ इस तरह से लिख देना है, सिग्नेचर नहीं करने की जरूरत है। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिवेदन तैयार। ये है दिल्ली में स्वच्छता का जो अभियान था, उससे पहले एक समिति बनाई गई थी, ठीक है? और समिति द्वारा क्या गया प्रतिवेदन किया गया, ठीक है? तो कुछ कुछ इस तरह से आपका प्रतिवेदन हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर आपको 40 शब्दों में से अधिक नहीं देने, 40 शब्दों में देने हैं। तो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन है आपका पहला, इस दौर में समाचार मीडिया बाजार को हड़पने के लिए आधिकारिक लोगों का मनोरंजन तो कर रहा है, लेकिन जनता के मूल सरोकार को जो है दरकिनार करता जा रहा है। इस कथन की व्याख्या करनी है। आज के समय देखेंगे तो ठीक बात है कि मीडिया जो है, समाचार मीडिया मनोरंजन कर तो रहा है हमारा, लेकिन जो जनता है उसके मूल सरोकार को क्या है कि एक तरफ करता जा रहा है। इस कथन की व्याख्या किस तरह से? तो वर्तमान में मीडिया लाभ कमाने के लिए जो है देखेंगे बाजार को हड़पने के लिए अधिक चिंतित है। वह धनिक वर्ग देखें हम यानी अमीर वर्ग और अधिक करे शक्ति वाले लोगों की खबरों को जो है प्रमुखता से यानी देखेंगे अमीर व्यक्तियों के बारे में बहुत ज्यादा चढ़ा बढ़ा कर जो है बताया जाएगा। वहीं आम लोगों के बारे में बात बहुत कम की जाने लग गई है। ठीक है? तो आम लोगों के हितों और आम लोगों के जीवन को बढ़ावा देने वाली खबरों को जो है नजरअंदाज कर इस वर्ग के लोगों के हितों की जो है परवाह नहीं किया जा रहा है। तो ये आपका आ जाएगा कि जो आम जनता है उसको एक तरफ करते जा रहे हैं, जो
अमीर वर्ग है, आप देखते होंगे किसी ने कुछ बोल दिया, जो अमीर व्यक्ति है तो उसकी बातों को कितना उछाला जाता है न्यूज़ में, ठीक है? और आम व्यक्तियों के बारे में यहाँ सोचा भी नहीं जाता। तो मतलब धीरे-धीरे ऐसा हो रहा है, एक तरफ़ा किया जा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पटकथा लेखन में फ्लैशबैक तकनीक और जो फॉरवर्ड है तकनीक का उदाहरण से स्पष्ट करना है। देखिए फ्लैशबैक क्या होता है कि आप कहाँ चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं। जैसे अभी आप 10 साल के हैं या मान लीजिए आप 18 साल के हैं, तो आप चले गए 15 साल बातों को याद कर रहे हैं आप, ठीक है? तो ये क्या हो गया? फ्लैशबैक हो गया। फ्लैश फॉरवर्ड क्या होता है? आप आपने 18 साल के और आप कहाँ चले गए? 30 साल में आप क्या होंगे, कैसे होंगे? तो ये क्या हो गया? आप फ्यूचर में चले गए यहाँ पे। तो ये होता है, कोई उदाहरण देना है तो उदाहरण के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपको कोई मूवी का वो दे देना रेफरेंस। आपने बहुत मूवी देखी होगी ऐसी, जहाँ पे जो है फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि क्या होगा, ठीक है? ऐसी कई सारी मूवी है। वहाँ पे आपने क्रिश मूवी देखी होगी, ठीक है? क्रिश मूवी का दे सकते हैं, जो उन्होंने टाइम मशीन बनाया होता है, तो किस तरह से वो क्या है कि फ्यूचर की चीज़ों को पता कर पाते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं और एग्ज़ाम्पल ज़रूरी नहीं है कि आपकी किताब से हो, कोई चैप्टर से हो, ठीक है? आप किसी भी मूवी के बारे में लिख सकते हैं, उदाहरण पूछा गया आपका, तो क्रिश मूवी आपको याद होगी जहाँ पे उन्होंने मशीन बनाया था, ठीक है? तो किस तरह से वो फ्यूचर की चीज़ें दिखा रहे थे। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे फ्लैशबैक देखेंगे और फ्लैश फॉरवर्ड। फ्लैशबैक वह तकनीक है जिसमें जो है अतीत की घटी जो घटना है उसको दिखाया जाता है। ये हो गया आपका फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड में जो है भविष्य में होने वाली जो घटना होती है उसको पहले ही दिखा देते हैं। फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड जो है दोनों युक्तियों का प्रयोग करने के बाद हमें वर्तमान में आना ज़रूरी है। पटकथा की मूल इकाई दृश्य होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एग्ज़ाम्पल की आपको चिंता नहीं करनी है, आपने जो भी मूवी देखी है जिसमें अतीत के बारे में बताया जा रहा है यानी फ्लैशबैक है, ठीक है? और फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है, तो वो क्या है? फ्लैश फॉरवर्ड है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर देने आपको 40 शब्दों में। पहला क्वेश्चन है खेलन में को, काको गोसैया पद में बाल स्वभाव का वर्णन किया गया, उसे स्पष्ट करना है। तो ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें जो है किस तरह जो है हार जाते हैं कृष्ण जी, ठीक है? कृष्ण हार जाते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि बाल स्वभाव का वर्णन करना है। तो जिस तरह देखते हैं हम बच्चे का स्वभाव होता है कि खेल में जीतने पर जो बहुत खुशी होती है उनको, उससे कहीं ज्यादा दुख कब होता है जब वह खेल को हार जाते हैं। तो इसी तरह श्री दामा जीत जाते हैं यानी सुदामा जीत जाते हैं और कृष्ण हार जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो आप कुछ इस तरह से आंसर लिखेंगे इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला गया है, बादल को घिरते देखा है, ये आपका चैप्टर आपने पढ़ा होगा। कविता में नागार्जुन ने प्रकृति के सौंदर्य का यथार्थ वर्णन किया है, स्पष्ट कीजिए प्रकृति के सौंदर्य का, ठीक है? तो कविता में बादल की प्रवृत्ति के बारे में कवि ने अपने विचार है, कवि के अपने विचार है, यह मेघ कालिदास का मेघदूत है जो बिरही तक संदेश पहुंचाता है। इन बादलों के साथ जो है कस्तूरी मृग की बेचैनी, बर्फीली घाटियों में चकवा चकवी का रोना और किन्नर किन्नरों का जो है काल्पनिक चित्रण बादलों से जुड़ रहा है। तो प्रकृति का सौंदर्य का यथार्थ वर्णन किया गया यहाँ पे कुछ इस तरह से। आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, आपने चैप्टर देखा होगा हस्तक्षेप कविता जो है, ये इसमें जो है सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाली प्रतिरोध की कविता है, ठीक है? सत्ता की क्रूरता यानी जब कोई जो है तानाशाही हो जाता है तो उसके बाद जो है प्रतिरोध भी होता है उसका, तो ये चीजें आपको भी पता होगी। यह कविता एक शासन व्यवस्था के खिलाफ है जो क्रूरता से शासन करती है, वे लोगों की भावनाओं और अधिकारों का हनन करते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था में प्रतिरोध आवश्यक है। कवि बताता है कि यदि जनता इस क्रूर शासन को समाप्त करना चाहती है तो उसे विरोध करना होगा। तो ये चीजें इसके अंदर आएंगी आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसमें से आपको किन्हीं दो का आंसर देना था। हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका। ये है आपका काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये है आपका काव्यांश दिया हुआ कुछ इस तरह से, सासनी ही सो समीर गयो अरु, सासुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी, देव जिये मलिवेही की आसहु पास आकाश रहियो भरी, जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी, हैरी हियो जूलियो हरिजू हरी, ठीक है? हरिजू हरी। तो ये आपकी जो है काव्यांश दिया हुआ है कुछ इस तरह से, और इसके बारे में आपने जो हंसी की चोट है ये आपका आपने चैप्टर देखा होगा। इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष आपको लिखना होता है और साहित्यिक सौंदर्य, ये सारी चीजें आपको जो सप्रसंग व्याख्या रहती है, ठीक है? इसके अंदर लिखना रहता है। तो संदर्भ में क्या लिखते हैं, ये प्रस्तुत पंक्तियां रीतिकालीन
किसकी द्वारा लिखी गई है? देव के द्वारा, और इसका शीर्षक जो है वो हंसी की चोट है। ठीक है, प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि देव ने श्री कृष्ण के हंसी से घायल गोपी की विरह अवस्था का बड़ी ही मार्मिक चित्रण किया है। कवि देव के अनुसार कृष्ण के वियोग में पंच महाभूतों से बना यह गोपी का शरीर एक एक कर नष्ट होता जा रहा है और क्रमशः वह मृत्यु की तरफ बढ़ रही है। गोपी की वेदना का वर्णन करते हुए महाकवि कहते हैं कि फिर इसके बारे में व्याख्या किया गया कुछ इस तरह से। कवि कहते हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण गोपी के सामने एक बार हंसते हुए मुख फेर कर चले गए, उसी दिन से नायिका विरह में व्याकुल हो गई है। ऐसा करते हुए श्री कृष्ण जैसा उसका हृदय ही चुरा कर ले गए हैं। तभी से गोपी के शरीर से 5 तत्वों में से एक जो तत्व है वो विदा होते चले जा रहे हैं। विरह अवस्था में तेज सांस छोड़ने से वायु तत्व आंसू बहने के कारण, जल तत्व शरीर की गर्मी के द्वारा, तेज तत्व विरह के दुखों में दुखी होने के कारण, शरीर की कमजोरी के कारण भूमि तत्व चला गया है। इतना सब होने पर भी गोपी ने जो है श्री कृष्ण से मिलने की आशा में आकाश तत्व को जो है बनाए रखा, और वह तो श्री कृष्ण से मिलने की आशा पर जीवित है। जिस दिन श्री कृष्ण ने गोपी की तरह मुंह फेर लिया है, तभी से उसका दिल उनके साथ चला गया है और गोपी के मुंह की हंसी गायब हो गई। वह कृष्ण को ढूंढ ढूंढ कर जो है थक चुकी थी। तो ये इसके वर्णन है यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, आगे देखिए हम साहित्यिक सौंदर्य में क्या है, भाषा के बारे में बताएंगे। ब्रज भाषा का प्रयोग है जहाँ पे जो है यहाँ पे रस देखेंगे तो हम वियोग श्रृंगार रस है, छंद सवैया है, गुण माधुर्य गुण है। ठीक है, अलंकार देखें तो अतिशयोक्ति अलंकार है, शासनी ही सोच समीर अनुप्रास है, और हरिजू हरि यहाँ पर यमक अलंकार है। और विशेष हम बात करें तो वैदिक धर्म के अनुसार हमारा यह मानव शरीर पांच महाभूतों से यानी पंच महाभूतों से मिलकर बना है। कृष्ण के वियोग में गोपी के मृत्यु की तरफ बढ़ने में महाकवि ने महापंचभूतों यानी पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश के एक एक कर नष्ट होने के रूप में वर्णित किया है। तो कुछ इस तरह से ये आपका हो जाएगा सप्रसंग व्याख्या। ये है आपका चैप्टर हंसी की चोट, जिसको लिखा है देव ने। ठीक है, मतलब देव जी ने लिखा है, इनके जो लेखक है वो देव जी है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका काव्यांश का सप्रसंग व्याख्या। इसके अंदर आपको अथवा भी देखने को मिलेगा, तो अथवे वाला मैंने आपको नहीं करवाया, अथवे वाला आपको एक बार ट्राई करना है करने का। बाकी मैं इसको सोल्व जरूर करवाऊंगा आने वाले पेपरों में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के आंसर पूछे गए जो कि 40 शब्दों में आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, सवाल के पांव जमीन में गहरे हैं, गहरे गढ़े, यह उखड़ेगा नहीं, इस कथन में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत है और क्यों? टॉर्च बेचने वाला जो पार्ट है उसके आधार पर आपको बताना है कि सवाल के पांव जमीन में गहरे गढ़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इस कथन में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत है? तो इस कथन में मनुष्य की उस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है जहां वह किसी समस्या पर अत्यधिक सोचता है और वह किसी समस्या से उत्पन्न जो प्रश्न है उसको और भी जटिल बना देता है और समाधान न मिलने पर निराश हो जाता है। इस बात यह बात क्या है, यहाँ पे ये आएगा, यह बात ठीक नहीं, हर सवाल का जवाब होता है, इसे ठीक से हल करने का प्रयास करें। यह इसलिए बताया गया है ताकि उन्हें ऐसी स्थिति से अवगत कराया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई ने अपने मिशन को पूरा किस तरह किया? उनका मिशन था क्या? तो उनका मिशन था जो भी स्त्री शिक्षा है उसको मतलब घर घर पहुंचाना। जो छोटी जात, मतलब उस समय ऐसा था ना कि जात पात बहुत चलता था, तो उनको जो है छोटी छोटी जो है शिक्षा पे सबका अधिकार है और सबको मिलना चाहिए। तो ये इनका एक तरह से मिशन था। और उन्होंने कैसे पूरा किया इसको? तो वह क्या है कि वह जो है स्त्री शिक्षा के मिशन को पूरा करने के लिए वह अछूतों की झुग्गी झोपड़ियों में जा जाकर जो है लड़कियों की पाठशाला जो है भेजने के लिए उनके परिवार वालों से जो है आग्रह करने लगे। ठीक है, लोग उनके काम पे जो है तरह तरह की बाधाएं भी डालते थे, लांछन लगाते थे, पर वे लगातार जो है वर्षों तक एकजुट होकर काम करते रहे और दोनों ने मिलकर जो है सामाजिक परिवर्तन की राह में जो है दोनों ने जो काम किया उससे क्या हुआ, सामाजिक परिवर्तन की राह और आसान हो गई और अपने मिशन में जो है उन्होंने सफलता पाई। तो ये है स्त्री शिक्षा, आप एक तरह से ये कहेंगे, ये मिशन था इनका। ठीक है, और उनका मिशन जो है उन्होंने कैसे पूरा किया? तो वो घर घर जा जाकर जो है लोगों से आग्रह किया लड़कियों को पाठशाला आने के लिए, भेजने के लिए। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन,
चलिए मारा घर ना बनने देंगे। सुखिया के इस कथन के पीछे छिपी उसकी मनोदशा का स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे बताया गया कि किस तरह जो अमीर वर्ग है, ठीक है, वो शोषित यानी मजदूर के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह अमीर जैसे देखेंगे कहानी के सुखिया और मानव शोषित मजदूर वर्ग के प्रतीक है। ठीक है, कहानी में जो है सुखिया और मानव ये दो जो नाम है आपको दिख रहे होंगे, ये जो कैरेक्टर है ये मजदूर वर्ग के ये मजदूर वर्ग के रूप में दिखाया गया इन्हें, और सूबे सिंह और असगर ठेकेदार शोषक वर्ग के जो है प्रतीक है। ठीक है, ये इनके द्वारा जो है शोषण किया जाता है मजदूर वर्ग का। कहानी की मूल संवेदना उस मेहनतकश मजदूर वर्ग को चित्रित करना है जो शोषण और प्रताड़ना का शिकार है और कड़ी मेहनत के बाद भी जो है जीवित नहीं रह पा रहा है। यदि मजदूर वर्ग संपन्न और ईमानदारी से काम करना चाहता है तो सूबे सिंह और असगर जैसे जो शोषक उसे काम नहीं करने देते, वे सम्मान से नहीं रहते, वे विलासी है और मजदूरों का शोषण करते हैं। लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि मजदूर वर्ग आज भी जो है जातिवादी जो मानसिकता है उससे उबर नहीं पाया है और कहानीकार दलित शोषित वर्ग के जो है प्रति मानवीय संवेदना जगाना चाहता है। यह कहानी की बुनियादी संवेदनशीलता है। ठीक है, तो किस तरह आप देखेंगे आज भी होता है ऐसा कि मजदूरों का जो है शोषण किया जाता है। ठीक है, और शोषक वर्ग जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा अमीर वर्ग के ही रहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। इसीलिए वो कहते हैं कि चलिए जो लोग है हमारा घर ना बनने देंगे, और उनके ये घर बनाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन इनके घर को तोड़ दिया जाता है इनके द्वारा। तो ये भी एक रीजन है। आगे देखें हम, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे भी गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे आप इसे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये चैप्टर आपने उसकी माँ देख पढ़ा होगा, उसकी माँ वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है। उसमें आपने लाल के बारे में और उसकी माँ के बारे में पढ़ा होगा कि इस पराधीनता के विवाद में चाचा जी, मैं और आप दोनों दो भिन्न सिरों पर है। आप कट्टर राजभक्त, मैं कट्टर राज विरोधी विद्रोही। आप पहली बात को उचित समझते हैं कुछ कारणों से, मैं दूसरे को जो है दूसरे कारणों से। आप अपना पद छोड़ नहीं सकते, अपनी प्यारी कल्पनाओं के लिए मैं अपना भी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो लाल के बारे में बताया जा रहा है, और लाल और जो है उसके चाचा है। ठीक है, ये दो कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे बात की गई है, लाल और उसके चाचा। तो लाल क्या है कि एक तो वो क्या है कि एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हमने उस चैप्टर में देखा, राजभक्त इसे आप कह सकते हैं, जो कट्टर राजभक्त है। ठीक है, उस समय ब्रिटिश के द्वारा शासन किया जाता था। चाचा जो है वो चाचा क्या है कि वहां पे ब्रिटिश के अंडर ही ये काम करते थे, तो इनकी सोच अलग थी, इनकी थोड़ी अलग थी। तो ये इनमें बताया हुआ है, ये आपका जो पूरा जो गद्यांश है इसमें। तो इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो संदर्भ क्या है, संदर्भ कहानी देखिए हम, उसकी माँ है। लेखक कौन है, पांडे बेचन जो है शर्मा उग्र, ये जो है लेखक है। प्रसंग क्या है, इस कहानी में लेखक ने देश की बुरी स्थिति से चिंतित युवा पीढ़ी के विद्रोह को जो है नए रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ लेखक जो है लाल को अपने क्रांतिकारी विचार त्यागने के लिए कहता है। प्रतिक्रिया स्वरूप जो लाल है लेखक के सामने अपना पक्ष जो है प्रस्तुत करते हुए कहता है। लाल कहता है कि गुलामी के बारे में आपकी और मेरी सोच में अंतर है। आप और मैं दो भिन्न सिरों पर है। आप कट्टर राजभक्त है और मैं कट्टर विरोध जो राजद्रोही हूँ। ठीक है, यहाँ पे राज विद्रोही हूँ। राजभक्त होने के कारण आप अंग्रेजी शासन को ठीक मानते हैं क्योंकि उससे आपको क्या मिलती है, सुविधाएं। मैं राज विद्रोही होने के कारण दूसरी बात को ठीक मानता हूँ। आप अपने लाभ ऐश्वर्य के लिए अपना पद छोड़ नहीं सकते। मैं देश के लिए, देश के विकास के लिए विदेशी शासन को नष्ट करना चाहता हूँ। साहित्यिक सौंदर्य क्या आएगा, तो लेखक और लाल के माध्यम से जमींदारों और क्रांतिकारियों के बीच जो है वैचारिक मतभेद को दर्शाया गया है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। भाषा जो है सहज, सरल और भावपूर्ण है। ठीक है, तर्कपूर्ण शैली है और संवाद संक्षिप्त और सारग्राही है। तो इस तरह से जो है इसकी सप्रसंग व्याख्या हो जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ये गद्यांश था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। निम्नलिखित में से किसी एक क्वेश्चन के आंसर के लिए बोला गया है जो कि आपको 60 शब्दों में देना है। तो यहाँ पे बोला गया है, प्रतिभा छुपाई नहीं छुपती कथन के आधार पर मकबूल जो फिदा हुसैन है उसके व्यक्तित्व पर आपको प्रकाश डालना है। तो प्रतिभा भगवान के द्वारा दिया जाता है, आपको ही पता होगा। जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जन्मजात होती है। प्रतिभा भगवान के द्वारा दिया जाता है जो धीरे धीरे सभी के सामने दिखाई जरूर देता है। मकबूल हुसैन भी जो है पेंटिंग की कला में पैदा हुए थे जिसमें वह अपना अधिकांश जो है समय बिताता था। उनके व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं जैसे सुंदर है। मकबूल हुसैन उनके सामने से गुजरने वाले हर व्यक्ति का स्केच ले लेता था। लेखांकन के बजाय जो है वह स्केच बनाने में उसका जो है ज्यादा ध्यान रहता था।
मकबूल और उनकी पेंटिंग के बारे में निर्धारित जो है किया गया है। उनकी फ़िल्म समर्थन देखकर जो है जो है तेल पेंटिंग बनाने का फैसला किया। इस दृढ़ संकल्प को जो है पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी किताबें बेचकर जो है तेल रंग ट्यूबों को बेचकर जो है तेल चित्रों को बनाया। मकबूल बचपन स्कूल के मास्टर जी द्वारा जो है बनाए गए पक्षी को उठाता है क्योंकि यह उसकी स्लेट पर है। उसी दिन मास्टर जी ने महसूस किया कि वह बड़ा होगा और एक प्रसिद्ध कलाकार बन जाएगा। इस तरह आने और जाने वाले लोगों के स्केच तैयार करते हुए मकबूल जो हुसैन है उसकी प्रतिभा दुनिया भर में फैल गई। इसीलिए कहा गया है कि प्रतिभा जो है वो छुपाए नहीं छुपती। और एक यहाँ पे बोला गया उन्होंने फिल्म समर्थन देखकर, यहाँ पे देखिए फिल्म जो है उसका नाम चेंज हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ और होगा, टाइप गलत हो गया है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा जो छुपाई नहीं छुपती। तो यहाँ पे बताया गया कि प्रतिभा उनके अंदर पहले से ही होती है, बस वो जो है धीरे-धीरे जो है लोगों को सामने आ ही जाती है एक ना एक दिन। और इसके इनके बारे में बता रखा है कि वो कितने अच्छे कलाकार थे। कोई भी आता उनके सामने से गुजरता तो वह तुरंत उनका जो है स्केच बना लिया करते थे। ठीक है? इनके बारे में बताया गया कि उनके और उनके टीचर जो थे मास्टर जी, उन्होंने भी महसूस किया था कि वो एक दिन बड़ा होकर क्या है, एक प्रसिद्ध कलाकार जो है बनेंगे। ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें हम, आवारा मसीहा है उस पाठ के आधार पर बताना है कि अनेक अंश जो है बाल सुलभ चंचलताओं शरारतों को बहुत रोचक ढंग से उजागर करते हैं। ठीक है? आपको कौन-सा अंश अच्छा लगा और क्यों? वर्तमान समय में इन बाल सुलभ क्रियाओं में क्या परिवर्तन आए? सबक कई बालों की जो है सुलभ चंचलता और शरत चंद्र की जो शरारत है से भरा हुआ है। उनकी तितली तालाब में स्नान, रोपण, पशु पक्षी पालना हो गया, पिता की पुस्तकालय से किताब पढ़ना और पुस्तकों में दी गई जानकारी का उपयोग करना। एक बार उन्होंने पुस्तक में जो है एक सांप को वश में करने के लिए एक मंत्र भी पढ़ा और इसका इस्तेमाल उन्होंने क्या है जो शरत चंद्र आएगा यहाँ पे शायद, ठीक है? जो शरत चंद्र है को जानवरों और पक्षियों को पौधे लगाने और पालने के लिए अच्छा लगा। यह एक ऐसा हिस्सा है जो आज के बच्चों में दिखाई नहीं देता है। हम शरत चंद्र जैसे काम करके प्रवृत्ति के करीब आते हैं। ये हमारे जानवरों और पक्षियों के लिए हमारे प्यार को बढ़ाता है। आज बच्चों को इमारतों के जंगल में ऐसे कार्य करने के लिए नहीं मिलता। आज के समय में बालों के सुलभ कार्यों में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। बच्चे प्रकृति के पास जो है कम और गैजेट के पास ज़्यादा पहुँच गए हैं। वे बचपन से ही अपने हाथों में इसमें आते हैं, ठीक है? इसमें वे विभिन्न प्रकार के शरारत करते हुए देखे जाते हैं। वे इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और यह उनका अधिकार नहीं है। समय बदल रहा है और आधुनिकता का ये ज़हर बच्चों के बचपन को जो है निगल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने भी देखी होगी। इस जो लास्ट में पूछा गया है कि वर्तमान समय में इन बाल सुलभ क्रियाओं में क्या परिवर्तन आए? तो शुरू में ही देखेंगे आप आज जो है छोटे से ही जो है मोबाइल की लत हो जाती है, जिससे जो है वो अपना बचपन जैसे जीते थे पहले के समय लोग, आज वो नहीं जी पा रहे वैसे। तो ये आपका पूरा पेपर खत्म हो जाता है हिंदी का। पार्ट 2 हमने डिस्कस किया है, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर रखा है। आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए। ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करना है। ये था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।